ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन हमने शुरू में पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पे हमने नर्व के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नर्व क्या होता है, व्हाट इज़ नर्व, या व्हाट इज़ न्यूरॉन, क्या होता है न्यूरॉन, बताओ। व्हाट इज़ न्यूरॉन, क्या होता है न्यूरॉन? ग्रुप ऑफ नर्व नहीं होता। देखो, ये होता है एक न्यूरॉन, एक नर्व सेल या एक न्यूरॉन, है ना। इसमें 5 चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्या? डेंड्राइट्स, फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस, है ना, फिर उसके बाद एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट, फिर उसके बाद नर्व एंडिंग। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? सेंस करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको सेल बॉडी के पास में भेजता है। सेल बॉडी से वो इंफॉर्मेशन एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंचता है। ठीक है, क्लियर? किस फॉर्म में पहुंचता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में पहुंचता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में पहुंचता है। क्लियर हुआ? बस ये पता होना चाहिए। हाँ, 2 नर्व के बीच में, 2 न्यूरॉन्स के बीच में एक साइनैप्स होता है। ठीक, नर्व एंडिंग में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच गया होता है ना, अब उसको साइनैप्स को पार करके दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचता है। तो जहाँ पे नर्व एंडिंग होता है वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। डिपेंड करता है कि जो नर्व एंडिंग है वहाँ पर किस टाइप का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुँचा है। जिस टाइप का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुँचेगा उसी टाइप का एक केमिकल रिएक्शन होगा और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं जो कि साइनैप्स को पार करके दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचते हैं। फिर वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, डेंड्राइट्स तक पहुंचते हैं। डेंड्राइट्स उसको सेंस करता है, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है और फिर सेल बॉडी में भेज देता है। सेल बॉडी से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन से होते हुए फिर नर्व एंडिंग तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नर्व एंडिंग में फिर वही साइनैप्स वाला पार्ट आता है, वहाँ पे फिर से वही न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, है ना। वही केमिकल रिएक्शन होता है। कब तक होता रहेगा? जब तक कि वो मोटर न्यूरॉन तक नहीं पहुंच जाता। वहाँ से फिर वो कहाँ तक जाता है? CNS के स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन तक जाता है। ठीक है, CNS के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। आगे देखेंगे अपन। क्लियर? तो आज हमको देखना है क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? जो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में, जैसे किसी ने अचानक से पिन चुबा दिया तो हाथ को हम अचानक से पीछे ले लेते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, किसी गर्म चीज़ में हमारी बॉडी का कोई पार्ट टच हो गया तो हम तुरंत पीछे हट जाते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? मतलब ऐसी चीज़ें जिससे बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, डैमेज हो सकता है, तो वैसी चीज़ें या वैसे जो स्टिमुलस होते हैं उससे बॉडी अपने आप को तुरंत वहाँ से हटाती है। ठीक है, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन मेनली क्या चीज़ के लिए होता है? बॉडी को डैमेज होने से बचाने के लिए होता है। ठीक है, ओके, देखते हैं इसको क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज़ एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स, अपने आप होने वाला और बहुत जल्दी होने वाला। अपने आप होता है, हम सोच के नहीं करते, है ना। सोच के अगर करेंगे, अगर ब्रेन उसमें इन्वॉल्व होने लगेगा तो फिर तब तक डैमेज ज़्यादा हो जाएगा बॉडी को, क्योंकि ब्रेन क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचेगा, ब्रेन उसको सेंस करेगा, उसको डिकोड करेगा, फिर वहाँ से जो ब्रेन है मसल्स तक एक्शन करने के लिए मैसेज भेजेगा, है ना, डिसीजन भेजेगा अपना, तब तक देर हो चुकी होती है। ठीक, इसलिए जो ब्रेन है वो ये काम नहीं करता, ये काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है, तो क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज़ एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, किसी भी तरह के स्टिमुलस, और वो डिपेंड करता है स्टिमुलस क्या है, जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, या जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल के रूप में देखा है ना, जैसे कि क्या, जैसे तुम्हारा हाथ किसी गर्म चीज़ को टच हो गया अचानक से तो तुरंत हाथ को हटा लेना, दिस इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो कफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, जैसे मान लो नाक में कुछ सेंस हो रहा है तो क्या होता है? अपने को छींक आती है,
है ना। तो वो छींक को कंट्रोल करने का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का, और उसी को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। उसमें दिमाग नहीं सोचता, हाँ हमको फीलिंग ज़रूर होती है बट काम उसमें स्पाइनल कॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है ना, तभी हम स्टिमुलस को पहचान पाते हैं, उसको अच्छे से सेंस कर पाते हैं, है ना। पता लग जाता है हम लोगों को कि जो स्टिमुलस है वो क्या चीज़ का स्टिमुलस है, क्या हुआ ऐसा जिस पे बॉडी ने रिएक्ट किया। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा। अब रिफ्लेक्स एक्शन का मेनली काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डैमेज। ठीक है, ये जो है बॉडी को डैमेज होने से बचाता है, एंड डज नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियस थॉट्स। ये जो कॉन्शियस थॉट्स होते हैं वो ब्रेन में होते हैं, तो कॉन्शियस थॉट को ये इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि अगर करेगा तो क्या होगा, बॉडी को ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ब्रेन हमारा काम करने लगेगा तो पहले सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाएगी, ब्रेन अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हुए ये पता लगाएगा कि ये स्टिमुलस किस टाइप का है ना। बेसिकली जो हमको सेंसेशंस होती है वो ब्रेन तक जाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है एज़ कम्पेयर टू हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है सर, बोलो फिर से बताएं। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स। अपने आप होने वाला जल्दी से जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति, वो रिस्पॉन्स होता है, अपने आप होता है और बहुत जल्दी से होता है, धीरे से नहीं होता। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, और जो हमने एग्जांपल दिया, जैसे किसी ने पिन चुबा दिया, किसी गर्म चीज़ को अचानक से तुमने टच हो गया बॉडी, है ना, तो बॉडी वहाँ से तुरंत अपने आप को हटा लेती है ना। किसी कीड़े ने काट लिया, ठीक है, तो तुरंत वहाँ से हमारी बॉडी हट जाती है ना। तो ये जो काम होते हैं, ये इन कामों को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो बॉडी अपने आप करती है और तुरंत करती है ताकि बॉडी को डैमेज ना हो सके। दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन पीछे की तरफ खींचने वाला एक्शन, है ना, बचाने के लिए हमारी बॉडी जो एक्शन लेती है अपने आप को पीछे हटा करके, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? पीछे हटाने का मतलब जहाँ पे स्टिमुलस होता है वहाँ से पीछे हटना। ठीक है, जैसे स्टिमुलस यहाँ पर है तो इससे पीछे हटना। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, तो इससे बेसिकली बॉडी को क्या होता है, बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली यही काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, है ना। मान लो नाक में कुछ चला गया तो क्या होगा, तुरंत वहाँ पे छींक आएगी। क्यों? बॉडी बोलेगी भी ये कुछ अनवांटेड चीज़ चली गई है नाक के अंदर, तुरंत उसको बाहर निकालो। ठीक है, तो क्या होगा, तुरंत छींक आएगी। ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, खांसी आएगी, जैसे गले में कुछ चला गया, खांसी आएगी, रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत आएगी, है ना, ऐसा है। तो ये जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है डैमेज से, ताकि बॉडी को डैमेज ना हो या डैमेज से बचाया जा सके, या डैमेज अगर हो भी रहा है तो मिनिमम हो, ज़्यादा डैमेज ना हो। ठीक, और ये कॉन्शियस थॉट्स को इन्वॉल्व नहीं करता। कॉन्शियस थॉट्स होते हैं ब्रेन में, तो ब्रेन जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन में उसका रोल नहीं होता। हाँ, लेकिन ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, जो स्टिमुलस होता है उसके इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है, तभी हम सब कुछ अच्छे से पहचान पाते हैं। क्लियर? ओके। इन रिफ्लेक्स एक्शन द मैसेज इज पास्ड स्ट्रेट टू द मोटर न्यूरॉन थ्रू अ रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या होता है? देखो, हमने दो तरह के न्यूरॉन्स पढ़े हैं, उसके बीच को जोड़ने वाला, दोनों को जोड़ने वाला। बेसिकली तीन तरह के होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, तीसरा होता है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करता है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उसको जोड़ता है आपस में। ठीक है, बीच वाला पार्ट रिले न्यूरॉन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाने वाला, दोनों टाइप के न्यूरॉन्स को जोड़ने वाला, है ना, रिले न्यूरॉन। रिफ्लेक्स एक्शंस आर मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द नर्व सिस्टम। हमने देखा था नर्व सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे और देखेंगे। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो मॉनिटर और कंट्रोल्ड होते हैं बाय स्पाइनल कॉर्ड्स। ठीक है, नॉट बाय द ब्रेन। दिस इज बिकॉज इट मे टेक मोर टाइम फॉर द ब्रेन टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव। ब्रेन को ज़्यादा समय लगता है क्योंकि वो सोचेगा, विचारेगा, फिर उसके बाद
डिसीजन देगा, है ना, तो उसको ज़्यादा समय लग जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शंस इन्वॉल्व मेनली स्पाइनल कॉर्ड, मेनली स्पाइनल कॉर्ड को ही इन्वॉल्व करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेयर केस में ब्रेन इस्तेमाल होता है। हियर नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन द फॉर्म ऑफ अ बंडल। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड पे। हमारी बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं वो कहाँ पर आती है? स्पाइनल कॉर्ड के पास में आती है, ठीक है। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सिग्नल्स और द इनपुट एंड रिस्पॉन्स टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन इज कम्प्लीटली क्विकली, क्योंकि सोचने विचारने वाला काम नहीं होता। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक, तुरंत वहाँ से एक्शन आता है मोटर न्यूरॉन पे या फिर इफेक्टर मसल्स तक कि ये वाला काम या ये वाला एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो एकदम क्विकली होता है, सोचने विचारने वाला काम नहीं होता है। क्लियर? चलो आगे चलें, समझ में आया? ओके, तो ये एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है ना, देखे होगे, डायग्राम देखे होगे, ठीक है। ये हाथ है और ये क्या है? दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस वाला, ठीक है, सीएनएस का एक पार्ट है, ये ब्रेन से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ से डिसीजन चला जाता है, फिर इंफॉर्मेशन आराम से ब्रेन तक जाती रहती है, ठीक। तो ये हाथ है, जैसे ये किसी गर्म चीज़ को टच करता है वैसे क्या होती है, जो सेंसेशंस होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है कि जो हाथ है वो किसी गर्म चीज़ से टच हो गया है ना, वो इन्फॉर्मेशन जाती है सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? डिसीजन लेता है तुरंत के तुरंत, है ना, क्या डिसीजन लेता है? वो ये बोलता है मोटर न्यूरॉन को कि भाई यहाँ से हाथ को हटा लो। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने वाला न्यूरॉन क्या होता है? रिले न्यूरॉन। इफेक्टर का मतलब होता है जो मसल्स होते हैं, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में मसल्स ही काम करते हैं, ठीक। रिले न्यूरॉन यानी कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच को जोड़ने वाला, है ना। बेसिकली यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक, वहाँ पे कुछ एक्शन वाला पार्ट होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट होता है ना, वो रिले न्यूरॉन से होते हुए मोटर न्यूरॉन पे जाता है, ठीक। जो डिसीजन होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड एक्शन के लिए भेजता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि मोटर न्यूरॉन के पास में भी ये काम करना है करके तुरंत के तुरंत। तो ये जो है रिले न्यूरॉन से होते हुए फिर मोटर न्यूरॉन पे, मोटर न्यूरॉन मसल से जुड़ा होता है और मसल फिर एक्शन लेती है। कुछ डाउट है? ओके। इफेक्टर यानी कि जो मसल होता है उसी को इफेक्टर कहते हैं, जो मसल होता है उसी को इफेक्टर कहते हैं। कहाँ पर? ये ऐसा डिज़ाइन है, बस मसल्स है। जैसे ये देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा ये ऐसा गोल सा दिख रहा है ना, बस उसको डिज़ाइन ऐसे बना दिया और कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ये कुछ टर्म्स है जो पता होने चाहिए, ठीक। जैसे कि सेंस ऑर्गन्स, ये क्या करते हैं? स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, मतलब वहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। दूसरे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या करते हैं? जो स्टिमुलस होता है जिसको सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक। फिर होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या करता है? उस स्टिमुलस को इंटरप्रेट करता है, यानी कि पहचानता है कि हुआ क्या, एंड गिव्स एप्रोप्रिएट कमांड टू द मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन तक उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग कमांड भेजता है, ठीक है, ताकि वो जो मसल है वो काम करे तुरंत के तुरंत। फिर उसके बाद है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ गया मोटर न्यूरॉन, ये क्या करता है? दिस कन्वेज मोटर इम्पल्सेस और कमांड टू द इफेक्टर। ये जो मोटर न्यूरॉन है वो हमारे मसल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड से जो कमांड आता है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू होते हुए मसल्स या इफेक्टर तक आता है। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड से कमांड को मसल्स तक लेकर आना ताकि मसल्स काम करें। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड तक स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन लेकर जाना, ठीक है।
स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? डिसीजन लेना, कमांड करना मोटर न्यूरॉन को अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। इफेक्टर का काम क्या है? इफेक्टर का काम क्या है? एक्शन लेना। ठीक है, ऐसा है। फिर लास्ट में इफेक्टर या फिर जिसको हम मसल्स भी कहते हैं, है ना, दीज एग्जीक्यूट द इफेक्ट बाय न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट्स एंड प्रोवाइड अ सूटेबल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। है ना, काम क्या है इसका? स्पाइनल कॉर्ड से जो क्या आया, कमांड मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया, उसको एक्शन में लेकर आना, है ना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, ये हाथ इससे टच हो गया गर्म चीज़ से, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या डिसीजन लेगा कि हाथ को हटा लो, है ना। तो इफेक्टर का काम होगा हाथ को हटा लेना। ठीक है, ऐसा। अब आगे चलते हैं। ये इसका एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, इसको चाहो तो याद कर सकते हो, बुक में भी बना हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस को सेंस ऑर्गन्स या जिनको रिसेप्टर भी कहते हैं, ये सेंस करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर वो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है ना। स्पाइनल कॉर्ड कमांड लेता है, डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन मोटर न्यूरॉन से होते हुए मसल्स या फिर किसी ग्लैंड तक या फिर इफेक्टर तक पहुंचता है। वो जो मसल है या जो इफेक्टर है वो उसको एक्शन में कन्वर्ट करता है। क्लियर, समझ में आया? अब है रिफ्लेक्स एक्शन के इम्पोर्टेंस। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? वैसे तो हम ऑलमोस्ट पूरा पढ़ चुके हैं, है ना, फिर भी पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला, इट इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म फॉर एन इमीडिएट रेस्पॉन्स टू अ हार्मफुल स्टिमुलस। अगर कोई स्टिमुलस हार्मफुल है, ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाता है कि वो तुरंत उस स्टिमुलस जो कि हार्मफुल है उसके प्रति एक्शन ले सके। ठीक है, या तो फाइट करे या तो वहाँ से हट जाए, दो चीज़ होती है। दूसरा, इट रिड्यूसेस द ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन। अगर सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी तो ब्रेन के पास बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाएगी, है ना। तो ये जो चीज़ है रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट जो कि स्पाइनल कॉर्ड करता है, वो ब्रेन को ओवरलोड होने से बचाता है ना। सब कुछ सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाने लगेगी, क्योंकि ब्रेन के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है। अगर सब कुछ ये वाला काम भी अगर ब्रेन करने लगे तो उसको ओवरलोडिंग हो जाएगी ब्रेन को, है ना। इससे क्या होगा, ब्रेन फिर जल्दी थक जाएगा, ठीक से काम नहीं करेगा, स्लो काम करेगा, ये चीज़ है। तो ब्रेन को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे बनाया गया है, स्पाइनल कॉर्ड से उसको जोड़ा गया है। ठीक है। तीसरा, इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है। ठीक, जैसे मान लो कोई तलवार वगैरह है या आ रही है ना, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, बॉडी का हट जाएगा वो, या नीचे, मतलब वो जो तलवार है उसके आने के डायरेक्शन से हट जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, बचने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ब्रेन काम उतना नहीं करेगा, कौन काम करेगा यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड, इफ रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू, है ना। हाँ, ऐसी चीज़ है। तो तीन चीज़ें होती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स हार्मफुल स्टिमुलस के प्रति ऑर्गेनिज्म ले सकता है थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन की ओवरलोडिंग कम हो जाती है और ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब है डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम। वैसे इसको पहले बताना चाहिए था, है ना, थोड़ा मैंने ऐसे वर्बल भी बता दिया था। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है CNS और एक होता है PNS। इसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा मैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होती है, पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड।
ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सामने वाला ब्रेन, बीच वाला ब्रेन और पीछे वाला ब्रेन, जो कि यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में है अपने सिलेबस में। फिर आता है पीएनएस, है ना। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सीएनएस के बारे में देखते हैं। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। ठीक है, उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करने का काम करते हैं। बॉडी से जितने भी इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन्स या हमारे जो 5 सेंसेस है उसके थ्रू आती है, उसको वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करने का काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, है ना। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द सीएनएस एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सीएनएस में जो भी डिसीजन मेकिंग होता है उसको बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक लेकर जाने वाले जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं पीएनएस। ठीक है, अच्छा, इट फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या चीज़, ये कम्युनिकेशन ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है या उनमें और बॉडी के अदर पार्ट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो पीएनएस के थ्रू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। इसके 2 पार्ट हुए, क्रेनियल दिमाग से निकलने वाली नर्व्स और दूसरी स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ठीक है, तो 2 तरह की नर्व्स होती है, एक क्रेनियल और एक स्पाइनल नर्व्स। ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स होती है, दिमाग से निकलने वाली नर्व्स जो कि बॉडी के अदर पार्ट्स में नहीं आती, ब्रेन पे होती है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्पाइनल नर्व्स होती है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे देखो अलग अलग कलर में दिखाया गया है सीएनएस और पीएनएस को। जो इस कलर में है, ये कौन सा कलर है, हल्का पर्पल। तो देखो ब्रेन और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड, इतने पोर्शन में होती है क्या, सीएनएस। ठीक है, और बाकी पूरी बॉडी में क्या होता है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, पीएनएस सीएनएस और बॉडी के अदर पार्ट्स के साथ में बातचीत करने के लिए जो सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड पीएनएस। कम्युनिकेट करने का काम करता है पीएनएस, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्किन को बात करना है ब्रेन के साथ में, तो कैसे बात करेगा, थ्रू पीएनएस, है ना। पीएनएस का मतलब एक वायर है समझ लो, जिससे बॉडी के सारे जो पार्ट्स है वो जुड़े हुए हैं, है ना। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ में बॉडी के जो बाकी पार्ट्स है वो पीएनएस के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो पीएनएस के थ्रू होता है। सीएनएस और बॉडी के अदर पार्ट्स के बीच में होता है पीएनएस, दोनों को बातचीत करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है। सीएनएस के बारे में देखते हैं, है ना। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये ब्रेन का फिगर है, ये एनसीईआरटी से थोड़ा मैंने अलग डाला हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन के बारे में देखेंगे। ये क्या होता है, दिस इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितनी भी चीज़ें चल रही होती है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, विच इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू थिंक एंड टेक डिसीजंस। इसी के कारण हमारी बॉडी अलग अलग स्टिम्युलस के लिए थिंक कर पाती है और डिसीजन मेकिंग का काम कर पाती है। जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है, थिंकिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा ब्रेन में होता है। ठीक है, द थिंकिंग ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूरल कनेक्शंस। तो जब ब्रेन थिंक कर रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही होती है ना। ये अपने सिलेबस में वैसे नहीं है,
कि ब्रेन के अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होते रहते हैं। बस ऐसा समझ लो कि इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म चलते रहते हैं ऑल द टाइम, चाहे हम सोए हुए हों या फिर जगे हुए हों, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़म्स चलते रहते हैं और बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस बनते रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। मतलब जो कनेक्शन है वो कभी किसी से कनेक्ट होगा, कभी किसी से कनेक्ट होगा। तो जिसके ब्रेन में जितने ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस होते हैं वो उतना ही ज़्यादा समझ लो इंटेलिजेंट भी होता है। द मोर द न्यूरल कनेक्शंस, द मोर इंटेलिजेंट इज द पर्सन। द ह्यूमन ब्रेन receives information from the sense organs, interprets it and sends instruction to the muscle or other effectors। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना थ्रू सेंस ऑर्गन्स। दूसरा, उसको इंटरप्रेट करना, पहचानना कि किस तरह का इंफॉर्मेशन आया है। जैसे हमने बर्फ़ को टच कर लिया तो बर्फ़ कैसा होता है, ठंडा होता है ना। तो वो ठंडकता है, उसको पहचानता है ब्रेन, ठीक है। तो पहचानना यानी कि इंटरप्रेट करना। किसी हमने गर्म चीज़ को पकड़ लिया तो उसको पहचानेगा कि ये गर्म है, ठीक है। इंटरप्रेट करना और फिर क्या करना, उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस सेंड करना। किसको? इफेक्टर मसल को। अब ब्रेन के पार्ट्स के बारे में देखते हैं, कितने इसके पार्ट्स होते हैं। मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले देखते हैं फोर ब्रेन के बारे में। ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है और मेन थिंकिंग पार्ट होता है। तो जिसका फोर ब्रेन जितना ज़्यादा एक्टिव होता है वो उतना ही ज़्यादा बेहतर सोच पाता है। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट पूरे ब्रेन का और मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। ये क्या करता है? इट रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर्स। एक चीज़ बस नहीं आती इसके पास में, आगे देखेंगे वो क्या चीज़ है जो नहीं आती है। तो ये जितने भी सेंसरी इम्पल्सेस होते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो कहाँ तक आता है? फोर ब्रेन तक आता है। इट कंप्राइजेज ऑफ, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहला है सेरेब्रम। ये फोर ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट है, या बोल सकते हैं ब्रेन का ही सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और यही मेन थिंकिंग पार्ट है पूरे ब्रेन का, सेरेब्रम। किसी किसी मूवी में सुने भी होंगे सेरेब्रम नाम। मैं सबसे पहले कहाँ सुना था? एक्स मैन की एक मूवी आई थी जिसमें जो चार्ल्स एक्जेवियर करके एक प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने, हाँ, व्हील चेयर वाले, उन्होंने एक सेरेब्रम करके कुछ डिवाइस बनाया था जिसके थ्रू वो अपने दिमाग को कनेक्ट करते थे और पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे म्यूटेंट्स हैं उसको खोजते थे, है ना। तो वो बचपन में ऐसा, उस समय मैं भी शायद 6-7 में ऐसा कुछ रहा हूँगा, तो उस समय मैं ये नाम सुना था, सेरेब्रम, ठीक है। तो उस समय मुझे ये नहीं पता था कि सेरेब्रम ब्रेन का ही पार्ट होता है ना, तो उसी के नाम पे था वो, ठीक है। तो पहला होता है सेरेब्रम, दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसका काम क्या होता है? रीजनिंग करना, तर्क वितर्क करना, स्पीच, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ अभी मेरा सेरेब्रम काम कर रहा है, इसी के थ्रू मैं सोच करके जो बोल रहा हूँ वो इसी के थ्रू कर रहा हूँ। इंटेलिजेंस, कोई कितना इंटेलिजेंस है वो इसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। हम जो देखते हैं उसको यही पहचानता है कि हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं। हियरिंग, क्या सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम लोग अभी सुन रहे हो, सेरेब्रम के थ्रू सेरेब्रम पहचान रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं चाइनीज़ बोलने लगूँ तो समझ ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि चाइनीज़ जो लैंग्वेज है उसकी इन्फॉर्मेशन अभी ब्रेन के पास नहीं है। हमारा ब्रेन जो भी पहचानता है वो कैसे पहचानता है? पास्ट में देखी सुनी हुई चीज़ों को वो रिकॉर्ड करके रखता है, उसके अकॉर्डिंग पहचानता है। अगर तुमने चाइनीज़ सीखी हुई होगी तो चाइनीज़ लैंग्वेज की सारी इन्फॉर्मेशन सेरेब्रम के पास में होगी, और अगर कोई चाइनीज़ बोलेगा तो तुम समझ जाओगे ये चाइनीज़ बोल रहा है और वो जो बोल रहा है उसका मीनिंग क्या है। फिर है मेमोरी, याददाश्त एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। ये सारे जो है इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, सोचना विचारना और उसके अकॉर्डिंगली
डिसीजन लेना। क्लियर? ओके। अब इसके कई सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं, इसके भी पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है सेंसरी एरियाज वाला पार्ट, दूसरा है एसोसिएशन एरिया वाला पार्ट, और तीसरा है मोटर एरिया वाला पार्ट। सबसे पहले सेंसरी एरिया को देखते हैं। ये क्या करता है? इट रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स इन स्किन, मसल, आइज, ईयर्स एंड नोज। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो सेंसेशन आती है, उसको ये रिसीव करने का काम करता है। पहले इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर जाएगी, फिर ब्रेन उसको पहचानेगा, पहचान लिया तो दूसरा आता है फिर एसोसिएशन एरिया। ये मेनली पहचानने का काम करता है। पहले इन्फॉर्मेशन आएगी सेंसरी एरिया के पास में, फिर वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन है उसका काम होता है एसोसिएशन एरिया वाले का काम। ये पहचानने का काम करता है इन्फॉर्मेशन बाय रिलेटिंग इट टू द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मान लो कभी खट्टा नहीं खाया और पहली बार खट्टा खा रहे हो, तो वो पहचान नहीं ब्रेन उसको कि खट्टा है ये। लेकिन अगर एक बार खट्टा खा चुके हो और फिर सेकेंड टाइम खट्टा खा रहे हो, तो पहचानेगा कि हाँ ये वो वाला स्वाद है जो मैं पहले खा चुका हूँ। कोई भी चीज़ जब ब्रेन पहली बार करता है तो वहाँ से वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रख लेता है, उसको इंटरप्रेट नहीं करता, क्योंकि प्रीवियस इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की उसके पास है ही नहीं। तो इंटरप्रिटेशन वाला काम फर्स्ट टाइम में नहीं होता, फिर उसके बाद जितनी बार करोगे सब बार में होगा। तो एसोसिएशन एरिया वाला काम क्या करता है? प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है जो कि सेंसरी एरिया के पास में आई है, उसको इंटरप्रेट करने का काम करता है, पहचानने का काम करता है कि भाई हुआ क्या, हमने देखा क्या, हमने सुना क्या, हमने खाया क्या, हमने सूंघा क्या, ये सारी चीज़ें, हमको किसने टच किया, ये सारी चीज़ें। एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर रिसेप्टर्स, जितने भी हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको ये इंटरप्रेट करने का काम करता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके। तीसरा होता है मोटर एरियाज। ये क्या काम करता है? इट सेंड्स इम्पल्सेस टू द मसल्स। इन्फॉर्मेशन आ गई ब्रेन के पास में, ब्रेन ने उसको पहचान भी लिया, अब एक्शन करने का काम है। तो मोटर एरिया क्या करता है? मोटर एरिया कहाँ पर होता है? सेरेब्रम में होता है। ठीक है, तो मोटर एरिया क्या करता है? इट सेंड्स इम्पल्सेस टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स, कि भाई करना क्या है, अब कुछ हो रहा है, उसके प्रति रिएक्ट कैसे करना है, ये काम होता है मोटर एरिया का। ये इन्फॉर्मेशन भेजता है मसल्स तक या बॉडी के जो भी पार्ट होते हैं वहाँ तक। क्या करता है? ये इम्पल्सेस भेजता है, क्या करने के लिए? कि कैसे एक्शन लेना है, क्या काम करना है, क्या एक्ट करना है। ओके। इट ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉल्यूंटरी मसल्स, जैसे कि लेग की मसल्स, और जितने भी हम वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स कर पाते हैं, है ना, उन सभी को ये कंट्रोल करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी हाथ ऊपर किया, ये काम किसका है? मोटर एरिया का। हमारी बॉडी में जितने भी वॉल्यूंटरी एक्शन हम करते हैं उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। फिर उसके बाद आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स पे। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? स्मेल, है ना, स्मेल डिटेक्ट करने वाला। तो दीज आर अ पेयर में होते हैं, ऑफ वेरी स्मॉल, सॉलिड होते हैं, क्लब शेप के होते हैं, विच आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, थोड़े से दूर दूर होते हैं। ठीक है, पेयर में होते हैं और बहुत छोटे से होते हैं और क्लब शेप के होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है ऑल्फैक्टरी लोब का? इट डिटेक्ट एंड प्रोसेस द सेंस ऑफ स्मेल। ये स्मेल को सेंस करने का काम करता है। हमने क्या सूंघा, क्या चीज़ की खुशबू हमारी नाक में गई, स्मेल को पहचानने का काम करता है। ठीक, एक नोट है, जितने भी वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जितने भी लिम्स है या जितने भी मसल्स हैं उन सब का मूवमेंट सेरेब्रम कंट्रोल करता है। इसको याद रखना, एक लाइनर में या किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव में, असिस्टेंट रीजन में ये पूछ सकते हैं। फिर तीसरा होता है भाई हाइपोथैलेमस। इसका नाम बड़ा सुना होगा, बुखार आया, हाइपोथैलेमस, बॉडी ठंडी पड़ गई, हाइपोथैलेमस,
बीमार पड़ता है तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी गर्म होती है या ठंडी हो जाती है, यही चीज़ होती है। तो ये काम होता है हाइपोथैलेमस का। ये जो पार्ट होता है ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, सही बनाए रखता है। दूसरा, ये कुछ बेसिक अर्ज कंट्रोल करता है, जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें, हैंगर, है ना, भूख जो है वो कंट्रोल करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का। क्लियर? ओके। फिर उसके बाद है थैलेमस। हालांकि ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है। क्या होता है थैलेमस? इट एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन। रिले का मतलब क्या होता है? एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने वाला, ठीक है, एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह तक लेकर जाने वाला। रिले का मतलब कनेक्शन करवाने वाला, ठीक है, कनेक्शन करवाने वाला। तो ये क्या करता है? एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। कैसे? इट पासेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, स्मेल को छोड़ करके। यही मैं बात कर रहा था कि एक चीज़ है जो कि सेरेब्रम के पास में नहीं जाती है। तो क्या नहीं जाती है? स्मेल। स्मेल नहीं जाता, टेस्ट जाता है, टच जाता है ना, सेंसेशन जाती है बॉडी की, लेकिन ये स्मेल नहीं जाता। तो ये क्या करता है? इट पासेस सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरेब्रम। सेरेब्रम तक ये सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, लेकर जाता है, ठीक है, स्मेल को छोड़ करके। स्मेल बस नहीं लेकर जाता, बाकी सारी चीज़ें लेकर जाता है। इट प्लेज अ रोल इन पेन। कितना दर्द हो रहा है, किस वजह से दर्द हो रहा है, उसको ये पहचानता है। अलर्टनेस एंड स्लीप रेगुलेशन। अलर्टनेस में ये काम करता है, बॉडी कितनी अलर्ट है, तो ये सब काम होता है थैलेमस का। स्लीप को रेगुलेट करता है, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर है, थैलेमस में प्रॉब्लम है, मतलब वन ऑफ द पॉसिबल बोल सकते हैं। क्लियर? कहाँ कहाँ पर है ये भी देख लो भाई। ये पहला पार्ट, ये इतना जो पार्ट होता है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये होता है फोर ब्रेन का पार्ट, जिसमें सेरेब्रम सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। देख लो, थैलेमस होता है यहाँ पर, हाइपोथैलेमस यहाँ पर होता है छोटा सा, फिर इधर पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, फिर इधर ब्रेन स्टेम होता है, उसके ऊपर मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, उसके ऊपर पॉन्स होता है। ये है हिंड ब्रेन, पीछे वाला पार्ट, ठीक है। एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, आगे चलें। फिर उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर किसी का पिट्यूटरी ग्लैंड खराब है तो भैया ये सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो क्या क्या कंट्रोल करता है? ग्रोथ कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर है वेंट्रिकल्स। ये हॉलो स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होती है। वेंट्रिकल्स मतलब खाली जगह, हॉलो स्पेसेस इन द ब्रेन विच आर फिल्ड विथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट में CSF कहते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरे हुए होते हैं ये स्पेसेस। इनका काम क्या होता है? ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये जो फ्लूइड है एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट। तो ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, ब्रेन के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको वहाँ से बाहर निकालता है, ठीक। फिर उसके बाद है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम मतलब यहाँ पर है, देखो ये वाला पार्ट, कॉर्पस कैलोसम। ये क्या चीज़ है? अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स कनेक्टिंग द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम। तो सेरेब्रम के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करता है। इट हेल्प्स बोथ साइड ऑफ द ब्रेन कम्युनिकेट। दोनों साइड का मतलब ये जो सेरेब्रम का लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसके बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, ठीक है, कम्युनिकेट कराता है दोनों को। क्लियर? फिर उसके बाद आता है मिड ब्रेन, है ना, सबसे बड़ा वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ, विच इज फोर ब्रेन। अब है मिड ब्रेन, ठीक। क्या होता है? इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन विद द हिंड ब्रेन। पीछे वाला दिमाग और सामने वाले दिमाग को कनेक्ट करने वाला ब्रेन। दिस इज
मिड ब्रेन, जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। दूसरा, इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू साउंड्स एंड सिग्नल्स। क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल करता है? हेड को, हेड के मूवमेंट को, नेक एंड ट्रंक, ट्रंक यानी कि बॉडी का जो मेन ढांचा होता है बोल सकते हैं ना, उसको ये कंट्रोल करता है। जैसे किसी ने तुमको आवाज़ दिया पीछे से, तो ऐसे पीछे मुड़ को देखोगे, ये जो काम होता है ये होता है हिंड ब्रेन का काम। थर्ड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस दैट हेल्प इन फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट। हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसको देख करके उस पर फोकस करना, और उसके बाद जो भी हमारा ब्रेन डिसीजन लेने का काम करता है वो हमारा मिड ब्रेन होता है। विजुअल रिफ्लेक्सेस, देख करके जो हम सोचते हैं या कुछ काम करते हैं, कोई भी जो एक्शन लेते हैं, वो पार्ट होता है मिड ब्रेन का, ठीक है, विजुअल रिफ्लेक्सेस वाला काम। तीसरा होता है इट रेगुलेट्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आई मसल्स। आई मसल्स के जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे सामने कोई कीड़ा वगैरह आ गया, उड़ते उड़ते अचानक से पास में आ गया, तो क्या होगा? आँख बंद कर लेंगे, बंद कर लेंगे। कोई चीज़ अचानक से किसी ने तुम्हारे पास फेंकी तो क्या होगी? ऐसे आँख बंद हो जाएगी। तो ये वाला काम होता है मिड ब्रेन का, आई मसल्स का रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। ये जो पलक है हमारी, ठीक है, ये ऐसे झपकती है तो मिड ब्रेन अचानक से रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए, तो वो वाला पार्ट करता है मिड ब्रेन। फिर नेक्स्ट है इट कंट्रोल्स प्यूपिल साइज एंड एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी। अगर लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा? प्यूपिल साइज छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट अंदर जाए, ठीक है। लाइट बहुत कम हो गई तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। रॉड और कोन्स का क्या काम हुआ? कौन से हम क्या पहचानते हैं? कलर्स, कलर्स। और रॉड से ब्राइटनेस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आई के अंदर गए प्यूपिल से होते हुए, उसको पहचानने का काम। देखो कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अंदर जा रही है, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अंदर जा रही है वो कहाँ से जा रही है? प्यूपिल से होते हुए जा रही है। तो प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम होता है मिड ब्रेन का, प्यूपिल को कंट्रोल करना, ना कि रॉड और कोन्स को कंट्रोल करना। हाँ बिल्कुल। जैसे अचानक से बहुत तेज़ लाइट तुम्हारे सामने किसी ने चालू कर दी तो क्या होगा? हम थोड़ा इस तरीके से देखने लगते हैं। तो ये मतलब भाई थोड़ा सा प्यूपिल का साइज छोटा हो जाए ताकि कम लाइट अंदर जाए, क्योंकि ज़्यादा लाइट में क्या होगा? आँख खराब होगी। इसीलिए क्लियर हुआ? ये 5 काम हो गए किसके? मिड ब्रेन के। समझ में आया? ओके। फिर उसके बाद आता है हिंड ब्रेन, पीछे वाला दिमाग, जिसको छोटा दिमाग भी कहते हैं, वही वाला दिमाग। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक। यहाँ पर होता है हिंड ब्रेन, तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो इसके नीचे होता है और बाकी जो ब्रेन होता है उसके बीच में क्या करता है? ये कनेक्शन बिठाता है, ठीक। इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। पहला होता है सेरेबेलम, दूसरा होता है पॉन्स, और तीसरा होता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो पहला है सेरेबेलम। ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट मस्कुलर एक्शंस। हमारी बॉडी जो मस्कुलर एक्शन ले रही होती है उसको क्या करता है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है ना। जैसे किसी ने पीछे दे मारा तो क्या होता है? अचानक से सर घूम जाता है ना। घूम गया मतलब जो मस्कुलर एक्शंस हमारी बॉडी ले रही है वो क्या होगी? हिल गए। हाँ, वो हिल जाएगा, मतलब सही तरीके से बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मतलब मसल जो है उसको जिस प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ में काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा, इसलिए किसी को भी ऐसे पीछे से मारना नहीं चाहिए। तो इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट मस्कुलर एक्शंस। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शंस। वॉल्यूंटरी का क्या मतलब होता है? हाँ बताओ रणित। जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते, खुद से कह रहे सुनने में बस अजीब लगा, इसलिए उसको थोड़ा ठीक है। ऐसे एक्शंस जो हमारी
जो हम हमारी इच्छा से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, वॉल्यूंटरी एक्शंस। इट मेंटेन्स पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बॉडी का पॉस्चर और इक्विलिब्रियम कंट्रोल कहाँ से होता है? सेरेबेलम से होता है। अगर किसी का ये वाला पार्ट गड़बड़ा गया तो फिर वो बिल्कुल वैसे ही चढ़ेगा जैसे कोई इंसान पिया हुआ चल रहा है, लहराते हुए चलेगा, उड़ते हुए चलेगा, या सांप की तरह लौटते हुए चलेगा। इट मेंटेन्स posture and equilibrium of the body during various activities such as walking, drinking, catching, riding and etc. जितने भी चीज़ें आ जाती हैं तो उसमें क्या करता है? बॉडी का posture और इक्विलिब्रियम बैलेंस बनाने के रखने का काम करता है सेरेबेलम। क्लियर हुआ यहाँ तक? है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है अपने सिलेबस में, जो मेन पार्ट होता है एकदम ऊपर ऊपर का पार्ट होता है। नहीं, उतना डिटेल थोड़ी पूछे होंगे, थोड़ा बहुत डिटेल, उतना भी डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। एनसीईआरटी से बाहर का थोड़ी आ जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी में जितना भी है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने थोड़ा बहुत जो मॉड्यूल है उसमें हल्का फुल्का एक्स्ट्रा भी डाला हुआ है, इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डाल दिया है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, लेकिन उससे बाहर का तो नहीं पूछेगा। क्लियर? दूसरा है देखो पॉन्स। ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन different parts of the brain and spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में ये क्या करता है? एज अ ब्रिज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है, बीच में ब्रिजिंग का काम करता है। इट हेल्प्स इन रिलेइंग सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। एंड ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो हमारी फेस पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं और ब्रीदिंग को भी कुछ हद तक ये कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर? ओके, देख लेते हैं, ब्रेन को ख़त्म करते हैं फिर इसके बाद। तीसरा होता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। इट इज़ फाउंड कंटिन्यूसली विद द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। कहाँ पर है? देखो ये, फिर उसके नीचे, फिर यहीं से अपना स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाता है। तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक, ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एट्सेट्रा। जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है जो अपने आप होते रहते हैं, है ना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। एंड रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस, जैसे कि सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग वगैरह। जैसे कि हमने कुछ ऐसा खा लिया जो हमारी बॉडी को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, ब्रेन को पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? सबसे पहले सलाइवेशन, सलाइवा ज़्यादा बनने लगेगा। और कुछ ऐसा खा लिया जो बिल्कुल ही हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है, तो वो वॉमिटिंग हो जाएगी। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम। ये दोनों मिलकर के ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम का मतलब वो जगह या वो चीज़ जिस पे पूरा का पूरा जो ब्रेन होता है वो सिचुएटेड होता है, रखा हुआ होता है, बेस का काम करते हैं ये दोनों। इसका मतलब सेंट्रल ट्रंक, जैसे कि पेड़ों में होता है ना ट्रंक, नीचे से उसके ऊपर पूरा का पूरा पेड़ होता है, तो सेंट्रल ट्रंक ऑफ द ब्रेन विच इज़ कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, तो देखते हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मेजर फंक्शंस देखें, एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़े थोड़े से पार्ट्स में है। पहला, इट कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी सो दैट मैकेनिज्म एंड हार्मोनल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर। बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है, जितने भी मैकेनिज्म होते हैं, जितने भी हार्मोनल रिएक्शंस होते हैं, कहाँ कितना हार्मोन प्रोड्यूस होना है, वो हार्मोन कहाँ जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है बाय ह्यूमन ब्रेन। दूसरा, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन कैरिंग नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, है ना, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। इट कोरिलेट्स द वेरियस स्टिमुलस फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। जितने भी स्टिमुलस से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको ये प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नंबर 4 है, इट रिस्पॉन्ड्स टू द इम्पल्सेस ब्रॉट इन
by sensory organs by sending its own instructions to the muscles and glands causing them to function accordingly. तो जितने भी impulses आए होते हैं ब्रेन के पास में बाई सेंसरी ऑर्गन्स, उनको ये क्या करता है, रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है और फिर सिग्नल सेंड करता है. ठीक है, कहाँ तक सिग्नल सेंड करता है, जो भी मसल्स होते हैं या फिर जो ग्लैंड्स होते हैं, ताकि वो सही तरीके से और सही फंक्शन कर सकें. दोनों चीज़ें. पांचवा, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन सो दैट द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस. जैसे कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो अलग बिहेव करता होता है, फिर बड़ा होता है फिर अलग बिहेवियर करता है, फिर और बड़ा होता है फिर वो और अलग बिहेव करता रहता है. क्या हुआ, वो सभी होते हैं, लाइव एग्जांपल, मैं उससे ज़्यादा घटिया एग्जांपल है ना. सभी का बिहेवियर बचपन से लेकर के बड़े होते तक, जब तक वो ज़िंदा रहते हैं, समय के अनुसार चेंज होता रहता है. कैसे, बहुत सारी चीज़ें वो देखते सुनते और बाकी जो 5 सेंसेस होते हैं उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ब्रेन के अंदर होती रहती है. तो उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो बदलता जाता है. तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाएंगी उतना ही ज़्यादा इंसान बेसिकली देखा जाए तो मैच्योर होने लगता है, या उस बदलने लगता है, बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बदलने लगता है. तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन.